Assalamu alaikum wa rahmatullah. We welcome you all in this beautiful session of vector algebra. हमने स्टार्ट किया है काइनेमेट्स को और हमने पहले इसमें से स्टार्ट किया था वेक्टर अलजेब्रा और हमारा आज का दूसरा लेक्चर है इसका एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वेक्टर एडिशन जिसमें हम इसकी डेरिवेशन भी करेंगे और हम इसमें वेक्टर में पैरेललोग्राम लॉ और इसमें पढ़ेंगे हम ट्रायंगल लॉ। हम इसमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे और हम इसमें पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड देन आफ्टर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए जी देखिए, चलिए जी आगे चलिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। चलिए जी आगे चलिए। पहले थोड़ा सा हम पिछली क्लास में थोड़ा सा हमने छोड़ दिया था, तो उसको हम पहले देखते हैं। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, हम वेक्टर को डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे हमने फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर को देखा, लेकिन इस प्रॉपर्टी को हमने एंड में छोड़ दिया था। ठीक है, चलिए जी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ वेक्टर, चलिए जी देखिए। अगर हमारे पास एक वेक्टर है, लेट्स सपोज दिस इज अ वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड ए है और इसकी जो डायरेक्शन लेट्स से दैट्स ए कैप। ठीक, चलिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर हमें यह बताती है कि हम इस वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। वी कैन शिफ्ट दिस वेक्टर इन एनी पैरेलल इन एनी इन द स्पेस। गलत गलत गलत। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर हमें यह बताती है हम इस वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं स्पेस में। वी कैन शिफ्ट दिस वेक्टर इन स्पेस, वी कैन शिफ्ट दिस वेक्टर इन स्पेस, but the shift should be parallel to the initial vector. So the shift should be parallel to the initial vector and change in magnitude should be zero. चलिए, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमें बताती है कि हम एक वेक्टर को स्पेस में शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली। ठीक है, हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं स्पेस में पैरेलली। ठीक, मगर उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करना है, नॉर वी कैन चेंज द मैग्नीट्यूड और नॉर द डायरेक्शन। सो a vector can be shifted parallel to itself whenever in space, anywhere in space without changing its magnitude and direction। चलिए देखिए ज़रा, हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था पहले और उसमें से मैंने जानबूझकर इसमें को इनिशियल वेक्टर्स में सिर्फ 3 ही वेक्टर दिखाए थे, वेक्टर बी, वेक्टर डी और वेक्टर सी। मैंने बोला था कि यही 3 को इनिशियल वेक्टर्स है, क्योंकि हमने ये वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ी थी, दैट इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, इसलिए मैंने ए को इंक्लूड नहीं किया था, मैंने वेक्टर ए को इसमें इंक्लूड नहीं किया था। अब हम इस वाली फिगर को ऐसे बना सकते हैं। वी कैन represent the same figure like this also. We can represent the same figure like this also. We can say this is your vector C and this is your vector D. ठीक, then vector A can be written here also, then vector A can be written here also. So it implies vector A comma vector B comma vector D and vector C are co-initial vectors, यानी कि ये सारे वेक्टर को इनिशियल है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? चलिए जी फिर आगे। हमने और एक थ्योरम को डिस्कस किया था, हमने थ्योरम एक को डिस्कस किया था, लाइमीज थ्योरम। हमने 3 वेक्टर को इनिशियल वेक्टर्स को लिया था, हमने 3 को इनिशियल वेक्टर्स को लिया था ऐसे। ठीक, यहाँ पे मैंने बोला था दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर बी, दिस इज योर वेक्टर सी, दिस इज योर वेक्टर डी। ठीक, let's suppose this angle is alpha angle, let's suppose this angle is beta angle and let's suppose this angle is gamma angle। then हमने लिखा था क्या मेरे बेटे, जरा देखिए, that magnitude of vector b divided by sine of opposite angle to the vector b, sine of opposite angle to the vector b, that is this one, vector b is this vector and opposite angle is this one,
वेक्टर एंड दिस। चलिए जी आगे, फिर ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आया, दैट्स बीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ opposite angle to the vector A, that is gamma angle, that's your gamma angle, that's your gamma angle। चलिए फिर आगे, देन वी हैव वेक्टर सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा। तो इस फिगर को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, ज़रा देखिए। इफ़ आई शिफ्ट द वेक्टर ए लाइक दिस, इफ़ आई शिफ्ट द वेक्टर ए लाइक दिस, and then vector b like this, and then vector b like this, तो क्या वेक्टर सी ऐसे मैं शिफ्ट कर सकता हूँ? तो क्या मैं वेक्टर ए ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ? चलिए जी ज़रा देखिए, ठीक। चलिए ये मैं यहाँ पे बनाता हूँ। चलिए, मेरी जगह कम पड़ गई। चलिए, लेट्स सपोज दिस इज़ योर वेक्टर ए, ठीक। देन योर वेक्टर बी इज़ लाइक दिस, and your vector c is like this, and your vector c is like this। using shifting property of vectors, हमने shifting property of vectors का इस्तेमाल किया और ये बोला कि हम वेक्टर्स को शिफ्ट कर सकते हैं। we can shift vectors like this in we can shift vectors like this in space, so I can write here as vector c, then this angle is the angle between vector a and vector b, that angle, this is your gamma angle। okay dear, चलिए जी ज़रा देखिए, this angle is your angle between vector b and vector c, similarly the other one, this can be like this, sorry, this is this one angle। okay dear, then this is the angle between c and a and c vector, the angle between a and c vector is your alpha, angle between a and b is your alpha, sorry, this is your alpha, then this b and c is your gamma, and then this is your beta angle, sorry। चलिए जी, क्या आपको इतना समझ में आ गया? चलिए जी, लेट्स बिगिन विथ टुडेज टॉपिक। नाउ ये तो पिछला था हमारा, जो उस क्लास में बेसिकली हमें जो कि उस क्लास में हमने छोड़ नहीं दिया था बेसिकली। वो मैं कोशिश करता हूँ कि सिर्फ 45 to 40 मिनट्स का ही वीडियो बने, इसलिए उसको मैंने उस टाइम छोड़ दिया था। नाउ वी हैव डिस्कस्ड दैट। नाउ चलिए जी आगे। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग आवर टुडेज टॉपिक, दैट्स योर वेक्टर एडिशन। हमारे पास वेक्टर एडिशन के 3 मेथड्स हैं। दिस इज ज्योमेट्रिकल मेथड्स में 3 मेथड्स हैं हमारे पास। वन इज योर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अनदर इज योर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमारे पास 3 लॉ है वेक्टर एडिशन के, वन triangle law of vector addition, parallelogram law of vector addition and polygon law of vector addition। चलिए जी आगे, चलिए देखिए, हमारे पास जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, सपोज करिए हमारे पास ये एक वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर ए, एंड देन वी हैव अ वेक्टर बी लाइक दिस, ठीक। तो ये क्या बोलता है ट्रायंगल लॉ? कहता है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, लाइक दिस, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है and two vectors are represented by two sides of a triangle, दो वेक्टर्स को दो साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, two sides of a triangle are represented by two sides of a triangle, are represented by two vectors, or we can say two vectors are represented by two sides of the triangle, then the third side of the triangle,
चलिए जी जरा देखिए, देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए ज़रा यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन साइकिल में हम चल रहे हैं, लेकिन हमने अपोजिट टू द साइकिल गए, ये वाला हम अपोजिट टू द साइकिल गए हैं। ज़रा देखिए, ये वाला अपोजिट टू द साइकिल गए हैं हम, क्या आपको समझ में आ रहा है? ये वाला अपोजिट टू द साइकिल गए हैं, ठीक। जब हम तीसरे साइड की डायरेक्शन को अपोजिट टू द साइकिल लेंगे, देन दैट साइड रिप्रेजेंट्स योर रिजल्टेंट वेक्टर, सॉरी देन दैट साइड रिप्रेजेंट्स योर रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो जिसका इफेक्ट सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। रिजल्टेंट वो वाला वेक्टर होता है जिसका इफेक्ट सेम होता है एज दैट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, यानी कि हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को रिप्लेस कर सकते हैं बाय द रिजल्टेंट वेक्टर। देन दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर हियर। then according to the triangle of vector addition, according to triangle of vector addition, r is equal to a, vector r is equal to vector a plus vector b, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r इज ग्रेटर देन, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r इज लेस देन a प्लस b। दिस इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी इज वैलिड फॉर मैग्नीट्यूड ओनली, बट दिस पोर्शन इज योर, दिस पोर्शन इज योर वेक्टर। इसके साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना है, इसके साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए चलिए जी आगे फिर, अगर हमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन समझ आया, क्या होता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन? अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है और दो वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, देन द थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, taken in opposite direction will give us the resultant of the vectors, and the resultant is given by r is equal to vector r is equal to vector a plus vector b, and this is your angle theta। क्या ये अपना एंगल थीटा है? एंगल थीटा, इट इज द एंगल, एंड थीटा इज द एंगल between two vectors टू वेक्टर्स। चलिए जी आगे इसकी हम अब डेराइवेशन पे चलते हैं। चलिए जी, बेसिकली हमें डेराइव करना क्या है? वी हैव टू डेराइव मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, चलिए जी ठीक है। लेट्स सपोज वी हैव अ वेक्टर हियर, दिस वेक्टर इज योर वेक्टर ए, this vector is your vector a, and this can be written as the magnitude of a and the direction of a। चलिए जी ठीक है यहाँ तक। and another vector we have like this, and this is your vector b, and this vector can be represented or can be written as vector b, magnitude of vector b and direction of vector b। ठीक, यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये डायरेक्शन देता है। चलिए जी ठीक है। देन दिस साइड ऑफ द ट्रायंगल विल गिव यू द रिजल्टेंट वेक्टर। चलिए इतना तो हमें समझ में आ गया। चलिए जी ठीक है। इफ़ दिस, चलिए अगर हमें इतना समझ में आया, इसकी हम सिंपल डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल के हिसाब से हम डायरेक्शंस को फ़िलहाल नहीं दिखाएंगे, ठीक ठीक। लेट्स से दिस इज योर पॉइंट ओ, दिस इज योर पॉइंट ए, दिस योर पॉइंट बी। ठीक ठीक। चलिए ठीक है, अगर इतना ठीक है हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम इस वाली लाइन ओ ए को बढ़ाते हैं, इस वाली लाइन ओ ए को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं और पॉइंट बी से इस वाली लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज एम, इट इम्प्लाइज बी एम इज परपेंडिकुलर टू ओ ए, जिसको हमने बढ़ाया है, ठीक ठीक। नाउ लेट्स से इन ट्रायंगल ए एम बी, इन ट्रायंगल ए एम बी
It's a right angular triangle. Right angular triangle. It's a right angular triangle. It implies अगर ये अपने पास थीटा, ठीक, दिस इज योर थीटा एंगल, यहाँ पर भी तो ये थीटा ही होगा। चलिए जी, अगर ये थीटा तो मेरे बेटे क्या, चलिए जी ज़रा देखिए साइन ऑफ थीटा, हमें बोलिए साइन ऑफ थीटा कितना, साइन ऑफ थीटा कितना, ज़रा देखिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज वो कितना होगा, परपेंडिकुलर, ज़रा देखिए इस एंगल का अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, ठीक, दैट्स योर बी एम बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज योर ए बी, इट इम्प्लाइज ए बी के बदले मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड इसका ए, बिकॉज दिस इज योर ए बी, सॉरी बी, दिस योर वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड दिस योर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ओके डियर, देन आई कैन राइट इट एज बी एम इज इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा, बी एम इज इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा। इस ही ट्रायंगल में हम कॉस ऑफ थीटा को देखते हैं, कॉस ऑफ थीटा दैट्स इक्वल टू ए एम बेस एडजेसेंट साइड, बेस अपॉन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी, then am can be written as b cos of theta। क्या आपको इतना समझ में आ गया, क्या आपको इतना समझ में, चलिए जी फिर ठीक है। अगर तो मैं इस वाली फिगर को, इस वाली फिगर को मैं कॉपी करता हूँ और सीधा सीधा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, टेक्नोलॉजी भैया। चलिए जी ठीक है, तो इन, चलिए जी, यूजिंग PGT, Pythagoras theorem in triangle OMB, in triangle OMB। चलिए जी फिर ठीक है, then we can write it as OB square is equal to OA plus AM, और we can write as like this। चलिए समझाने के लिए OM square, ठीक, प्लस MB square, ठीक, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ठीक। चलिए जी, इस वाले साइड को, इस वाले साइड को हमने दो हिस्सों में तोड़ा, इस वाले साइड को हमने दो हिस्सों में तोड़ा, दैट इज वन साइड, वन पार्ट इज योर ओ ए, अनदर पार्ट इज योर ए एम, ठीक है। चलिए जी ठीक, दैट्स ओ बी स्क्वायर इज, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम, सॉरी ओ एम, ओ ए प्लस ए बी, ए एम का होल स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। चलिए यहाँ तक ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी, ए, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी, दैट्स योर बी कॉस ऑफ थीटा, यह ये वाली लेंथ कितनी, बी साइन ऑफ थीटा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ओ बी के बदले आर, ओ बी के बदले आर, क्योंकि आर को मैं लिख सकता हूँ आर इंटू आर कैप, आर इंटू आर कैप। चलिए ओ बी के बदले आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है भैया? चलिए फिर आगे, लेट्स आर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला दिख रही है क्या, दैट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए बी। अब ये ना बोलना ए बी कॉस ऑफ थीटा कहाँ से आया, इट इज टू टाइम्स ऑफ ए और बी। देखिए ज़रा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पर एक्स ए है और वाई यहाँ पर है बी कॉस ऑफ थीटा, आया समझ? चलिए ठीक है फिर, चलिए यहाँ पे स्क्वायर इसका, दैट्स आर प्लस बी साइन
थीटा का होल स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस इस वाले बी साइन थीटा स्क्वायर को इधर लिखता हूँ। अरे भैया बाई बाई है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बहुत फ़ायदा करते हैं बंदे का। चलिए जी ज़रा देखिए, 2ab कॉस ऑफ थीटा दिखा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बचपन की यादें फिर से एक बार ताज़ा हो गई। 10th क्लास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस ऑफ थीटा। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो भैया। चलिए जी ज़रा देखिए, चलिए जी ज़रा देखिए, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखिए, 1 मिनट के लिए ध्यान चाहिए मुझे आपका बस। देखिए ज़रा, अगर मैं अगर मैं ये अपना ए था, ठीक, अगर मैं बी ये वाला ले रहा था, अगर मैं बी ये ना लेके ये लूँ, तो क्या मेरा रिजल्टेंट ये वाला आएगा। अगर ये ए था, ये बी था, अब है, ठीक, अब ये बी नहीं रह कर माइनस बी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज, ठीक। क्या मुझे यहाँ पर ए माइनस बी मिलेगा भैया, या मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूँ ए प्लस माइनस बी, दैट इज कॉल्ड एज सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स। फॉर्मूला पे क्या असर पड़ेगा, फॉर्मूला पे क्या असर पड़ेगा। चलिए जी, ये इस वाली स्लाइड में हम पहला पॉइंट यहाँ पे फिलहाल इसको हम रेज करते हैं 1 मिनट के लिए। चलिए जी, यानी कि हमारे पास जब अगर नेगेटिव, अगर हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स है, तो वो क्या आएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। क्या आपको इतना समझ में आ गया। चलिए जी, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हम प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। प्रॉपर्टीज़ या हम स्पेशल केसेस। चलिए, फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर हमारा थीटा 0 मतलब ये एक वेक्टर ए, इसी के साथ दूसरा वेक्टर भी इधर ही कोलिनियर होंगे, ठीक, ठीक है भैया। तो उस टाइम क्या मिलेगा, उस टाइम क्या मिलेगा, कॉस थीटा, थीटा 0 तो कॉस 1, क्या ये अंदर बनेगा अपना, ये है अपनी फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, थीटा के बदले 1, कॉस ऑफ थीटा के बदले 1, 2ab अपना ही है प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू आर, तो आर के बदले क्या मैं लिख सकता हूँ, इट इज ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आपको दिख रहा है, दैट्स आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कटा, दैट्स आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो केस नंबर 1, फॉर थीटा इज इक्वल टू 0, फॉर थीटा इज इक्वल टू 0, जब थीटा 0 के बराबर, आर सीधे सीधे आप लिखोगे ए प्लस बी। इतना करने की कोई ज़रूरत, इतना करने की कोई ज़रूरत। फॉर आर थीटा इज इक्वल टू 180, अगर थीटा 180 के बराबर हुआ तो क्या भाई मिलेगा भैया, ज़रा देखिए, कॉस ऑफ 180 किसके बराबर, -1 के बराबर। तो हमें क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा के बदले -1 है ना। अरे देखिए, अगर हम यहाँ पे प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा लिखे और कॉस ऑफ थीटा को -1 से रिप्लेस कर दे, -1 से रिप्लेस, माइनस बाहर निकल के आएगा ना, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे माइनस लिख दिया, अब 1 तो लिखते नहीं है ना। चलिए जी, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। कोई नई बात फिलहाल तो इसमें नहीं है, तो मैं क्या इसमें अंडर रूट कर दूं, तो रूट और
स्क्वायर कटा तो आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। चलिए ठीक है, तो मैं सिंपल सा एक रिजल्ट याद रखूं कि अगर थीटा बराबर 180 के, थीटा बराबर 180 के, अगर थीटा बराबर 180 के तो आर बराबर ए माइनस बी। तो क्या आपको लग रहा है जब थीटा 0 तो एडिशन हो रहा है और जब थीटा 180 तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर इज मैक्सिमम, आर इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 0, व्हेन थीटा इज 0 इट इज मैक्सिमम वैल्यू एंड इट इज मिनिमम वैल्यू, इट इज मिनिमम वैल्यू। तो आर की जो वैल्यू रहेगी, आर की जो वैल्यू रहेगी, इट विल बी ऑलवेज, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू ए माइनस बी एंड लेस देन आर इक्वल टू ए प्लस बी। इससे बाहर आर की वैल्यू कभी नहीं हो सकती। सो वी कैन सी दैट रेंज ऑफ आर इज ए माइनस बी टू ए प्लस बी। क्या आपको समझ में आ गया? चलिए जी ज़रा देखिए, चलिए जी ठीक है यहाँ तक। ज़रा दूसरी एक प्रॉपर्टी देख लीजिए। इसकी दूसरी, अगर हमारे पास दो इक्वल वेक्टर्स है, इफ़ वी हैव टू इक्वल वेक्टर्स एंड दे आर एट सम एंगल, एंड दे आर एट सम एंगल। चलिए जी देखिए ज़रा, वी हैव टू वेक्टर्स, we have two equal vectors, we have two equal vectors, ठीक, we have two equal vectors a and a, then their resultant, then their resultant vector will be अगर ये थीटा, अगर ये थीटा तो इनका इनका रिजल्टेंट वेक्टर बनाएगा एंगल थीटा बाई 2। दैट मीन्स दैट रिजल्टेंट वेक्टर विल लाई अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द टू वेक्टर्स। क्या हमें इतना समझ में, क्या हमें इतना समझ में? चलिए जी ठीक है, चलिए जी ठीक है, चलिए जी ज़रा देखिए आगे। तो यहाँ पर देखिए, चलिए हमने ये बोल दिया कि इनका दैट एंगल, दैट रिजल्टेंट वेक्टर विल लाई अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द टू एंड इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी गिवन एज 2a cos ऑफ थीटा बाई 2। देखिए अगर आपको ये स्पेशल केसेस याद रखते हैं तो इससे आपका टाइम बचेगा क्वेश्चंस में, इसका आपका, इससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा क्वेश्चंस में। चलिए जी ज़रा आगे देखते हैं अब क्या है। चलिए नाउ वी हैव आवर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए ज़रा, तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमने वेक्टर्स को ट्रायंगल लॉ को देखा था, इफ़ दिस इज़ आवर वेक्टर ए एंड दिस इज़ योर वेक्टर बी, सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, इफ वी हैव टू वेक्टर्स, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं एंड दैट टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द टू adjacent sides of the parallelogram, then the resultant vector, then the resultant vector is represented by the diagonal of the parallelogram formed by the two vectors, then the resultant vector is represented by the diagonal of the two vectors, diagonal of the parallelogram formed by the two vectors। चलिए जी ज़रा देखिए, अगर मैं इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं, इफ़ आई कंप्लीट द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कैसा होता है भैया, इस तरीके से कुछ होता है ना। ये अपना पैरेललोग्राम बहुत प्यारा बन गया। लेट्स ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज योर डी पॉइंट। ठीक, इसमें बनते अपने दो, ठीक, एक तो अपना आ गया ये डायगोनल, ठीक, एंड अनदर डायगोनल इज योर दिस, इसके बनते हैं दो डायगोनल। ठीक, नाउ if we are representing our vector by this side and another vector by this side, if we are representing our vector by side OA, let's say this is your vector A and can be written as magnitude of vector A into direction of vector A, and this is your vector B and can be written as magnitude of vector B into direction of vector B, then the resultant of the two vectors, then the resultant of the two vectors
then the resultant of the two vectors is given by the diagonal which given by the diagonal of the parallelogram formed by the two vectors. इन दो से कौन सा बनता है? इन दो से अपना ये वाला डायगोनल बनता है भैया. देन द रिजल्टेंट, जो अपना रिजल्टेंट आएगा RESULT, resultant vector R vector, that can be represented as R into R cap, that will be given by the diagonal of the side, or we can say the magnitude of that vector is given by OC side. क्या इतना हमें समझ में? देखिए टेल और टेल बनाती है एंगल ऑफ द टू वेक्टर्स. ठीक, तो ये वाला बनेगा ना. यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने थीटा यहाँ लिया था ना कि यहाँ, है ना? आपको समझ में आ रही है बात? The tail of the two vectors form the angle between the two vectors. Tail of the two vectors forms angle between the two vectors. इसीलिए हमने यहाँ पे क्या काम किया? हमने यहाँ पे इधर हमने सीधा ये वाला एंगल लिया. ठीक, ठीक है. क्या आपको इतना समझ में आ गया? Then theta is the angle between two vectors. थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. चलिए जी आगे फिर इसकी डेराइवेशन पे जाते हैं. लेट्स अज्यूम बहुत सिंपल सी एक डेराइवेशन है इसकी. उसको हम देख लेते हैं एंड देन वी विल बी जंपिंग इंशाल्लाह टू क्वेश्चंस. नाउ लेट्स अज्यूम दिस योर पॉइंट ए, दिस योर पॉइंट बी, दिस योर पॉइंट सी एंड दिस योर पॉइंट डी. लेट्स अज्यूम OA represents a vector A whose magnitude is A and direction is A cap. ठीक, वो unit vector A cap, and we have a vector B whose magnitude is B and direction is B cap. Okay, now then the resultant of the two vectors can be represented like this. And that resultant is equal to R cap. We can write it as R into R cap, where R is the magnitude of the resultant and R cap is the direction of the resultant. ठीक, चलिए जी फिर ठीक है. अगर हम यहाँ पे अगर हम इस वाली लाइन को प्रोड्यूस करते हैं और इस पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक, परपेंडिकुलर डालते हैं, दिस इज योर 90 डिग्री एंगल. ठीक, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज पॉइंट M. ठीक, तो अगर ये पूरा एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा है ना. ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल, और ये इसकी ट्रांसवर्स है ना, 9th क्लास. ठीक, चलिए जी फिर इन ट्रायंगल सेम जैसे हमने अभी किया था, दैट CM इज इक्वल टू, अगर ये अपना B, चलिए जी ज़रा देखिए यहाँ पे, तो क्या मैं इस वेक्टर OD वेक्टर, या जिसे मैं B बोल रहा हूँ, क्या मैं उसे BC से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर? चलिए फिर तो ये वाला भी वेक्टर B ही है, ये कुछ और वेक्टर नहीं है. देन आई कैन राइट CM एज वेक्टर B इंटू साइन ऑफ थीटा एंड BM एज B कॉस ऑफ थीटा. अरे जैसे हमने पहले किया था, ट्राइंगल लिया, उसमें कॉस निकाला, साइन निकाला, सेम केस. चलिए जी ठीक, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल OMC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो PGT तो लगेगी. तो इसमें क्या हम करेंगे काम, दैट वी कैन से दैट R वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर. सेम इक्वेशन मिली जैसे हमें यहाँ पे मिली थी, इक्वेशन यहाँ पे देखिए, सेम इक्वेशन मिली, सेम स्टेप्स फॉलो होंगे. तो हम मुझे स्टेप्स दिखाने की फिर से ज़रूरत नहीं है आपको. ठीक, तो हम सीधा रिजल्ट यहाँ पे लिख लेते हैं कि R इज इक्वल टू √ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ थीटा. चलिए ठीक है इतना. चलिए फिलहाल तो हमने इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं की, हमने क्या बोला, सीधा मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, दिस इज मैग्नीट्यूड. चलिए जी फिर ठीक है, तो डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं. चलिए जी फिर पीछे पहले हम इस वाली डायरेक्शन की बात कर लेते हैं. चलिए हम इसी को कॉपी करते हैं, कुछ नया नहीं, इसी को कॉपी कर लेते हैं.
let's copy it, paste it here, let's paste it here. ठीक, now चलिए, अगर ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर था, अगर ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर था, ठीक, तो हम इस वाले एंगल को अल्फा बोलेंगे। देन टेन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, देन टेन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इन ट्रायंगल, हम इसमें लेंगे इन ट्रायंगल ओ एम बी, टेन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। क्या ये डायरेक्शन हमें मिली? क्या हमारे पास ये डायरेक्शन मिली? तो मैं लिख सकता हूँ टेन इज इक्वल, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ बी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। ये फार्मूला अगर आपने रट ली, या आप इसी से कंसेप्ट लगा के ये डिराइव कर सकते हो। जल्दी जल्दी मेरे बेटे, सेम केस यहाँ पर भी, सेम केस यहाँ पर भी। तो ये वाला एंगल अल्फ़ा, तो ये वाला, अगर ये पूरा थीटा तो ये वाला अल्फ़ा, तो मैं लिख सकता हूँ कि टेन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। क्या यहाँ पर भी मैं ये लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल ओ एम सी, ट्रायंगल ओ एम सी में अगर हम लेंगे उसमें अल्फ़ा निकाल, टेन ऑफ अल्फ़ा निकालेंगे तो हमारे पास ये अल्फ़ा निकल के आ जाता है। सो आई कैन राइट डायरेक्शन ऑफ, आई कैन राइट डायरेक्शन अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ बी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? चलिए जी आगे, चलिए जी आगे ज़रा देखिए पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक पॉलीगन है, लेट्स अज्यूम दिस इज़ अ पॉलीगन हियर, लेट्स अज्यूम दिस इज़ अ पॉलीगन हियर, ठीक, और मैं पॉलीगन के साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज ए वेक्टर। मैं पॉलीगन के साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दैट दे आर वेक्टर्स। लेट्स से दिस इज अ साइड ओ ए बी सी and I am assuming that OA side represents a vector A, then I can write as A is equal, vector A is equal to magnitude of vector A and the direction of vector A. This is your B, same, then this is your C, let's say this is your C vector, then the resultant vector is this one, then the resultant vector is this one. So ये क्या बोलता है, जरा देखिए, I will explain it all. This law states that if we represent the sides of a polygon, by the vectors, then the closing side of the polygon taken in opposite direction will give you the resultant of the vectors. Although this law is not preferable, ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे ज़्यादा का, लगभग हम इसका इस्तेमाल ज़ीरो करेंगे, ज़ीरो के बराबर इसका इस्तेमाल होगा, बट सिर्फ पढ़ने के लिए यहाँ पे, ठीक। कभी कभी क्वेश्चन पूछ ही लेता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। ज़रा देखिए, अगर मैं ट्रायंगल ओ ए बी में ट्रायंगल लॉ लगाऊं तो क्या इसका रिजल्टेंट ये वाला आएगा, ठीक। तो मैं लिख सकता हूँ R1 इज प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। चलिए, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ वेक्टर्स ऐसे ही होंगे रिप्रेजेंटेड बाय n साइड्स, देन लास्ट साइड और द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। ये साइकिल बना रहे थे, लेकिन ये वाला वेक्टर जो कि ओ सी वेक्टर है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं लिख सकता हूँ R इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस सो ऑन अप टू n जितने भी होंगे। चलिए जी आगे, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन आज के सेशन का ये वाला है हमारा पहला क्वेश्चन। इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन।
हमारा पहला क्वेश्चन आज के सेशन का, इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। मैंने एक बेसिक क्वेश्चन आपके लिए लिया है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मेरा मानना है कि आप पहले बेसिक क्वेश्चंस कीजिए, फिर ग्रेजुअली आपकी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगी। चलिए, पहली बात, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि न्यूमेरिकल के 3 पार्ट होते हैं। किसी भी न्यूमेरिकल के 3 पार्ट होते हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। फर्स्ट पार्ट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको सवाल समझ आया तो ही आप कर पाएंगे, वरना नहीं, है ना। दूसरा पार्ट आपका कंसेप्ट, ठीक है। तो और तीसरा पार्ट आपका आ जाता है हमारे पास कैलकुलेशन। चलिए, मेनली बच्चे इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट पे बहुत ही फोकस करते हैं और इस वाले पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से एंड में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। और ये शिकायत आती है बच्चों की कि हमें फ़िज़िक्स में स्कोर कम आता है। आई फील कि मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है कि स्कोर कम आने की वजह ये कैलकुलेशन पार्ट होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने कैलकुलेशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसका एक तरीका है कि आप पी वाई क्यूज़ के कैलकुलेशन के जो लास्ट के स्टेप्स हैं उनको रिपीटेडली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो उससे मुमकिन है कि आपकी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी कैलकुलेशन को इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि रिपीटेड कैलकुलेशन आती है नीट और जेई एग्जामिनेशन में, जेई मेंस में, वहीं कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा टफ नहीं होती है, ठीक है। चलिए जी, ज़रा देखिए। चलिए, इट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबली नीट एग्ज़ाम्स के लिए अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है। चलिए, आप इसे एज अ बेसिक क्वेश्चन, एज अ ड्रिल ले सकते हो, नोट्स में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 2 वेक्टर्स है, वी हैव 2 वेक्टर, वेक्टर ए एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 वेक्टर्स एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, ठीक है। हमारे पास 2 वेक्टर्स है और उनका मैग्नीट्यूड बराबर है 5 यूनिट के, और उनमें जो एंगल है थीटा वो 60 डिग्रीज़ के बराबर है। हमें बोला गया है कि आप कैलकुलेट कीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रिजल्टेंट। हमें पता है कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस ऑफ थीटा। चलिए, अगर हमें इतना पता है तो इसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज़ और हम अपना आंसर लेते हैं, ठीक। तो दिस 5 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 कॉस ऑफ 60 डिग्रीज, कॉस 60 1/2 के बराबर, कॉस ऑफ 60 डिग्रीज 1/2 के बराबर, ठीक है। चलिए, r इज इक्वल टू अंडर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर, कॉस ऑफ 60 के बदले 1/2 लिख दूँ तो 2 कैंसल, अंडर 5 स्क्वायर और 5 स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कॉमन कर देता हूँ। जब कॉमन किया तो उसको रूट से बाहर निकाल देता हूँ, रूट से बाहर तो 5 है ना, अंडर ऑफ 2 प्लस 1, तो मेरे पास रिजल्टेंट जो निकल के आया दैट्स योर 5 अंडर ऑफ 3 यूनिट्स, ठीक है इतना। चलिए, एंड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम वन ऑफ द वेक्टर, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक, एंड ये वेक्टर बी और ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर है, लेट्स सपोज कि ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर है, और हमें क्वेश्चन पूछता है कि आप ये वाला एंगल कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, एंगल अल्फा कैलकुलेट कीजिए। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स इज सेम, अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट विल लाई अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द 2 वेक्टर्स, सो आई कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 2, सो दैट्स इक्वल टू 30 डिग्रीज। आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, दैट्स योर tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू b sin ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b कॉस ऑफ थीटा, जो हमने अभी डिराइव कर ली, ठीक है। चलिए जी, तरह देखिए, दैट्स योर tan ऑफ थीटा अल्फा इज इक्वल टू b के बदले 5 देन साइन ऑफ 60 डिग्रीज प्लस डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 कॉस ऑफ 60 डिग्रीज, ठीक। तो 5 और 5 कट गया तो हमारे पास मिला क्या, अंडर ऑफ 3/2 होल डिवाइडेड बाय 1
प्लस, है ना, यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट ऑफ अंडर दिस 1/2, है ना। तो हमारे पास ये निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ 3/3 दैट्स इक्वल टू tan ऑफ अल्फ़ा। एंड नाउ अगर हम इसका इन्वर्स लेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इन्वर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 3/3 एंड वी कैन राइट इट एज tan इन्वर्स ऑफ 3/3 दैट्स इक्वल टू 30 डिग्रीज, है ना। चलिए जी, क्या आपको ये फार्मूला वैसे ज़रूरत नहीं है इस्तेमाल करने की, अगर आपने ये प्रॉपर्टी अच्छे से याद की होगी और आपको अप्लाई करनी होगी, ठीक है, तो इससे आपका टाइम काफ़ी बच सकता है। लेकिन फार्मूला का भी इस्तेमाल ज़रूरी है, तो हमने वो कर दिया है ना प्रैक्टिस के लिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 है इस चैप्टर का, और इस सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए जी, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। लेट्स सपोज दिस इज वेक्टर 1, दिस इज योर 3p वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड 3p है, एंड वेक्टर b जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास है 2p, और इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड r के बराबर, ठीक। तो हमें बोलता है इफ द फर्स्ट इज डबल, अगर हमारे पास पहला वेक्टर है, लेट्स सपोज दिस इज नाउ a डैश, और उसको मैं डबल कर लेता हूँ, नाउ इट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3p, वो 6 के बराबर आता है ना। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है हमारे पास दो वेक्टर्स है, और उन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट r के बराबर है, और अगर हमने उनमें से एक को डबल कर दिया तो उसमें से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो आता है वो 2r के बराबर आता है। तो हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि आप ढूंढिए इसका एंगल, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। चलिए जी, अगर ये तो b वेक्टर तो सेम ही रहेगा अपना 2p, और इसका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है दैट्स योर 2p इंटू r, सॉरी। तो देखिए ज़रा, ठीक। सो ज़रा देखिए, तो अगर मैं पहले केस में r लिख लूँ, दैट रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3p स्क्वायर प्लस, है ना, 3p स्क्वायर प्लस 2p, है ना, 2p स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3p मल्टीप्लाइड बाई 2p कॉस ऑफ थीटा, है ना। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक। थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। दिस इज द वेक्टर 1, दिस इज योर वेक्टर a एंड दिस इज योर वेक्टर b, दिस इज योर थीटा एंगल, ठीक। आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि मैग्नीट्यूड चेंज करने से एंगल चेंज नहीं होता है ना। अगर हम मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे, लेट्स से दिस इज योर b, और इसी b को मैंने आगे बढ़ाया, है ना, तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ लेकिन इसका एंगल चेंज नहीं हुआ, और कैसे डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। जब डायरेक्शन चेंज नहीं हुई तो थीटा सेम, थीटा दोनों केसेस में सेम, तो यहाँ पे 2r लिख लूँ, 2r केस नंबर 1, दिस वाज योर केस नंबर 1 एंड दिस वाज योर केस नंबर 2। सो केस नंबर 2 में रिजल्टेंट 2r के बराबर, और पहला वेक्टर जो हमारे पास है वो है 6p के बराबर, अब प्लस 2p स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6p मल्टीप्लाइड बाई 2p कॉस ऑफ थीटा, है ना। चलिए जी, इतना हमने कर दिया, ठीक है। नाउ वी विल बी, लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। लेट्स डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से अगर डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ज़रा देखिए। दिस इज योर 2r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 2 4 4 6 24 p स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, है ना, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी डिवाइड r अंडर रूट ऑफ 3p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, है ना, प्लस 2 2 4 4 3 12 p स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, है ना। तो ज़रा देखिए, यहाँ से ये r और ये r कैंसल, अगर मैं ये p और ये p कॉमन कर दूँ और अंडर रूट से बाहर तो p आएगा, है ना। तो यहाँ से भी p स्क्वायर बाहर तो p आएगा, और p कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो यहाँ में मैं लिख सकता हूँ ऐसे। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं अब, आई कैन राइट इट लाइक दिस, दैट्स योर 2 इज इक्वल टू 2 is equal to under root of 6 square plus 4 plus 2 square plus 2 multiplied by 6 multiplied by 2 multiplied by cos of theta, है ना, यहाँ तक ठीक है। डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सॉरी प्लस 2 स्क्वायर, ठीक,
प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड कॉस ऑफ थीटा। यहाँ तक ठीक है ना अपना, ठीक, यहाँ तक तो अपना ठीक ही आ गया है, ठीक है। ठीक है यहाँ तक, चलिए जी आगे फिर, अगर यहाँ तक ठीक है, ठीक, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स विल गेट 4 इंटू 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 प्लस 3 2 ज़ा 3 4 ज़ा 12 कॉस ऑफ थीटा, है ना, इज इक्वल टू 36 प्लस 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 एंड 4 6 ज़ा 24 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले साइड से 4 को कॉमन कर दूं और 4 9 ज़ा 36 प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 4 6 ज़ा 24 कॉस ऑफ थीटा, है ना। तो यहाँ पे कहाँ लिख दूँगा मैं, 9 प्लस 4 प्लस 12 कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक, इतना। चलिए जी, 4 और 4 गयो, ठाकुर तो गयो। चलिए जी आगे, ठीक, 9 प्लस 4 इज 13 प्लस 12 cos of theta is equal to 9 plus 1 is 10 प्लस 6 cos of theta। ठीक है यहाँ तक। चलिए जी ज़रा देखिए, तो 6 cos of theta को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में लाता हूँ तो हमारे पास मिलेगा 12 cos of theta माइनस 6 cos of theta इज इक्वल टू 10 माइनस 13। तो 10 से माइनस 13 को 3 और यहाँ से 6 cos of theta, है ना। क्या आपको इतना समझ में आ गया? चलिए जी आगे, फिर cos ऑफ थीटा मुझे निकल के आएगा -3/6, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, सो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो थीटा बराबर 120 डिग्री एंगल के। क्या आपको इतना समझ में आ गया? क्या आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया? थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा आई थी, कंसेप्ट बहुत ही सिंपल था। हमने 2 इक्वेशंस बनाई, उनको डिवाइड कर दिया और फिर कैलकुलेट करके थीटा निकाल दिया। चलिए जी आगे, चलिए जी ज़रा आगे। We have the third question from this session and the fifth of this chapter। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बताता है हमें कि 2 फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल है साइमल्टेनियसली एक पार्टिकल के एक्ट करते हैं एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, ठीक है, विथ ईच अदर इफ़ वन ऑफ देम इज़ रिवर्स। अगर हमने एक को उल्टा कर दिया और देन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डबल, तो एक्सेलरेशन पार्टिकल की डबल हो जाएगी। अगर हमने एक वेक्टर को या एक फोर्स को उल्टा कर दिया, तो हमें क्वेश्चन बता रहा है कि आप इन 2 फोर्सेस का रेशो कैलकुलेट कीजिए। चलिए जी ज़रा देखिए, अब लेट सपोज दिस इज़ आवर पार्टिकल, लेट अस सपोज दिस इज आवर पार्टिकल, तो और इस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है। लेट अस सपोज दिस फोर्स इज योर वेक्टर ए एंड दिस कैन बी गिवन एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, आई कैन राइट इट लाइक दिस, ए इनटू डायरेक्शन ऑफ ए, ओके डियर, एंड another force is your force B, okay, another force is your force B, and that force B can be written like this, that force B can be magnitude of B into direction of B, okay dear। चलिए जी, अगर हमने इस B डायरेक्शन वाले फोर्स को उल्टा कर दिया, अगर हमने इसको उल्टा कर दिया, अगर हमने इसको उल्टा कर दिया, तो क्या ये हमारे पास -b निकल के आएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू -b इंटू बी कैप। चलिए जी ठीक है, अगर हमें इतना समझ में आ गया तो आप मुझे बताइए क्या इसका रिजल्टेंट फोर्स यहाँ से निकलेगा, दैट इज़ योर a प्लस b, और अगर मैं ये वाला रिजल्टेंट लिखूँ तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a प्लस -b। चलिए जी ठीक है, फिर चलिए जी इस रिजल्टेंट को मैं नाम रखता हूँ F1 और इस वाले रिजल्टेंट को मैं नाम रखता हूँ F2। तो अगर मैं सॉल्यूशन कर दूँ, हमें क्वेश्चन बताता है कि अगर इसकी एक्सेलरेशन a1 थी पहले केस में जब फोर्सेस लग रहे थे a और b, अगर इसकी एक्सेलरेशन a1 थी, और जब हमने एक फोर्स को उल्टा कर दिया, लेट अस सपोज कि एक्सेलरेशन a2 थी, तो हमें क्वेश्चन बता रहा है कि a2 बराबर है a1 के, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ a1 के, क्योंकि डबल हो रही है ना एक्सेलरेशन, तो 2 टाइम्स ऑफ a1। तो चलिए हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ से,
सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के दूसरे कानून के अनुसार हमारे पास F इज इक्वल टू ma, और आई कैन राइट एज F is directly proportional to A. F is directly proportional to acceleration. अगर acceleration के बराबर फोर्स, अगर acceleration के proportional force है तो I can write as A2 by A1, or I can write it like this: F1 by F2 is equal to A2 by A1. क्या आपको समझ में? चलिए जी ज़रा देखिए, अगर ये ठीक है तो इसके हिसाब से A2 बाई A1 किसके बराबर? 2 के बराबर। तो मैं यहाँ पर F1 F2 इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं है, इस डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो F1 सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, ये दिस F2 और दिस इज F1। चलिए जी, देन F2 बाई F1 इज इक्वल टू 2। चलिए लेट्स नेम इट एज स्टार। चलिए इस वाली इक्वेशन को हम स्टार मान के चलते हैं। इस वाली इक्वेशन को हमने स्टार मान के चला और स्टार भी बहुत ही प्यारा बना। चलिए जी फिर ठीक है। चलिए इसको मैं डब्बे में भी रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक ठीक। हमें रिलेशन मिली F2 और F1 के दरमियान, एक रिलेशन तो मिल गई। नाउ वी नीड सेकंड रिलेशन अबाउट देम। चलिए जी फिर आगे तो मैं लिख सकता हूँ कि F1 बराबर है, रिजल्टेंट F1 बराबर है किसके? दैट्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ AB cos of theta, where theta is the angle between them, and I can write F2 is equal to under root of A square plus B square minus 2AB cos of theta। क्या आपको इतना समझ में? चलिए जी इन दोनों को अगर हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट। चलिए जी इसको मैं नाम रखता हूँ फर्स्ट और इसको मैं नाम रखता हूँ सेकेंड। दैट्स F2 डिवाइडेड बाय F1 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ थीटा। तो F2 बाई F1 के बदले में लिख सकता हूँ 2, है ना। फ्रॉम स्टार F2 बाई F1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, और मैं इसको चलिए जिसको फिलहाल इस स्टेप में नहीं कर देते, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A हाँ जी प्लस 2AB cos ऑफ थीटा। चलिए फिर आगे अगर आपको इतना समझ में आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो हमें 4 यहाँ पे मिला, यहाँ पे रूट और स्क्वायर कट गयो, है ना। रूट और स्क्वायर कट गयो तो हमारे पास मिला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ थीटा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय A स्क्वायर। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम A स्क्वायर से डिवाइड या B स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? 4 इज इक्वल टू A स्क्वायर बाई B का होल स्क्वायर, है ना, प्लस B बाई B का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2AB cos ऑफ थीटा बाई B स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय A बाई B का होल स्क्वायर प्लस B बाई B का होल स्क्वायर प्लस, है ना, प्लस 2AB बाई B स्क्वायर cos ऑफ थीटा। चलिए जी ज़रा देखिए, क्या ये बी कैंसल, बी कैंसल, B स्क्वायर और B गया, B स्क्वायर और B गया। क्या हमें इतना समझ में आ गया? लेट अस से दैट K इज इक्वल टू A अपॉन B। चलिए K नहीं, हम X मान के चलते हैं। क्या आपको लग रहा है हमें यहीं ढूंढना था?
क्या हमें ढूंढना था रेशो ऑफ द टू फोर्स, और हमारे पास पे जो फोर्सेस है ए और बी, है ना। चलिए जी, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 इंटू, है ना, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना, +1 2 टाइम्स ऑफ बी बाई ए बाई बी, दैट्स योर +2 टाइम्स ऑफ एक्स, है ना, इंटू cos ऑफ 30 डिग्री। चलिए हम अब थीटा की वैल्यू डालते हैं इसमें। अब बहुत हो गया थीटा का ड्रामा। चलिए जी देखिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर +1, है ना, एक्स स्क्वायर +1 माइनस 2x cos ऑफ 30 डिग्रीज। हमें पता है कि cos ऑफ 30 डिग्रीज इज इक्वल टू √ऑफ 3/2। चलिए, अगर √ऑफ 3/2 आया तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, दैट्स योर 4x² +1 प्लस x √ऑफ 3, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू x² +1 माइनस 2x, इस यहाँ पे हमें मिलेगा फिर x √ऑफ 3/2। तो x को वहाँ कर दे तो 3x² मिलेगा +3, है ना, प्लस 4x √ऑफ 3 माइनस x √ऑफ 3 चलेगा क्या, इज इक्वल टू 0। तो 3x² +3 प्लस x √3 को कॉमन कर दे, 4 - 1 कर दे क्या, सॉरी यहाँ पे ये प्लस आएगा भैया, प्लस इज इक्वल टू 0, है ना। तो x 3x² +3 प्लस 5x 5 √ऑफ 3x इज इक्वल टू 0। क्या हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला निकल के आ गई, इफ सॉरी नॉट फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड वी नो दैट इफ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c is equal to 0, then according to Sri Dharacharya formula, और जिसे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हो, वो इसके हिसाब से x is equal to -b plus minus √ऑफ b² - 4ac divided by 2a, है ना। तो क्या हम यहाँ पे अपना x निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू -b के बदले 5 √ऑफ 3 प्लस माइनस √ऑफ, चलिए जी, √ऑफ b² के बदले 5 √ऑफ 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के बदले 3, c के बदले 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, चलिए यहाँ पे सारा डिवाइड है ना, दैट इज योर, चलिए जी इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 9, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, माइनस 5 √ऑफ 3 प्लस माइनस √ऑफ, अगर इसको कैलकुलेट कर देखो तो आएगा 39 डिवाइडेड बाई 6। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, a/b बराबर है -5 √ऑफ 3 प्लस माइनस √ऑफ 39 डिवाइडेड बाई 6। चलिए हमने ये क्वेश्चन भी कर दिया है ना। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला क्वेश्चन फिर से ट्राई कीजिए एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज और एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन आप फिर से ट्राई कीजिए और इस कैलकुलेशन को आप देखिए ज़रा फिर से, ठीक है। चलिए, इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह।